नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सर्वेश यादव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय दंड संहिता 1860, जिसको हम इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक इसलिए लाया गया है आपके सामने ताकि जो आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा है उसमें आपको सहायता मिल सके। और दोस्तों, सरल और सहज शब्दों में आप तक भारतीय दंड संहिता 1860 पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं दंड संहिता क्या होता है या भारतीय दंड संहिता क्या होता है। तो द कोड विच डिफाइंस द क्राइम्स एंड पनिशमेंट इज कॉल्ड इंडियन पेनल कोड, यानी वह संहिता जो अपराध और दंड को परिभाषित करे वही है भारतीय दंड संहिता। तो दोस्तों, आइए एक बार देख लेते हैं कि संहिता या कानून या लॉ क्या होता है या विधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच कंट्रोल्स द सोसाइटी, यानी कि ऐसे नियम और दायित्व जो समाज को नियंत्रित करते हैं, कानून कहलाते हैं। अब यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि कानून कितने प्रकार के होते हैं या विधि कितने प्रकार के होते हैं। तो विधि को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हम मूल विधि के रूप में या मौलिक विधि के रूप में जानते हैं और प्रोसीजर लॉ को हम प्रक्रियात्मक विधि के रूप से जानते हैं। सब्सटेंटिव लॉ जो होता है दोस्तों वही हमारा मौलिक विधि या मूल विधि होता है और प्रोसीजर लॉ प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त विधि होती है। विधि की आवश्यकता किसी भी देश को क्यों पड़ती है दोस्तों, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो सभ्य समाज या नैतिक समाज के निर्माण के लिए ही विधि की निर्माण की जाती है, यानी कि किसी भी देश के लिए एक सभ्य समाज और नैतिक समाज के निर्माण के लिए ही विधि की आवश्यकता पड़ती है। आइए बात करते हैं दोस्तों भारतीय दंड संहिता के बारे में, यानी इंडियन पेनल कोड के बारे में। तो भारतीयों के लिए सभ्य या नैतिक समाज के निर्माण के लिए जो संहिता बनाई गई उसे हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। इस संहिता में समाज को क्षति पहुंचाने वाले कारकों के लिए दंड, जुर्माना या जो भी विधिक प्रक्रिया निमित्त है उसका प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं कि किन मामलों में विधि या कानून की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कानून की जो आवश्यकता होती है वह दो मामलों में होती है, एक दीवानी मामलों में और एक आपराधिक मामलों में। अब ये दीवानी मामला आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो दूसरा चक्कर है। दीवानी मामले ऐसे मामले होते हैं जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध किया हो या जो अपराधी हो उसके लिए क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान हो, तो ऐसे सभी मामले दीवानी मामले कहलाते हैं। या सरल शब्दों में कहना चाहें तो ऐसे कारित कार्य जिसके लिए कार्यकारित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान हो, दीवानी मामले कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपराधिक मामले क्या होते हैं? ऐसे कारित कार्य जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेष को नुकसान हो और जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, ऐसे सभी मामले आपराधिक मामले कहलाते हैं। यदि दीवानी मामलों को आप उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो तलाक, मानहानि, ये सभी जो अपराध आते हैं ये सब दीवानी मामलों के रूप में जाने जाते हैं। और जो आपराधिक मामले हैं उसमें किसी की हत्या कर दीजिए या लूट कर दीजिए, लूट करिए, तो यह सारे मामले किस में आते हैं? आपराधिक मामलों में आते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों अपराध क्या होता है। अपराध के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि हम विधि के बारे में पढ़ रहे हैं और विधि किसके लिए निर्माण किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि सभ्य समाज के निर्माण के लिए हमें विधि की आवश्यकता होती है। तो अपराध क्या होता है दोस्तों? तो किसी गलत उद्देश्य से कारित कार्य जिससे समाज को क्षति पहुंचे वह अपराध कहलाता है। और अपराध स्वतः तो हो तो नहीं जाता है, अपराध के भी कुछ कारक तत्व हैं। तो एक नज़र हम अपराध के कारक तत्वों पर भी डालेंगे। अपराध के कारक तत्वों में दोस्तों जो मुख्य चीज़ें हैं वह है मानव। अपराध किसी मानव के द्वारा ही होना चाहिए, जैसे पुरुष हो या स्त्री हो। मानव में दोनों सम्मिलित हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, किसी एक का होना अनिवार्य है। यदि किसी जानवर, अब जानवर तो अपराध करेगा नहीं दोस्तों, तो वह अपराध के कारक तत्वों में सम्मिलित नहीं होता। तो पहला जो कारक तत्व है वह है मानव, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। दूसरा जो कारक तत्व है वह है दुराशय, यानी कि किसी गलत आशय से कोई कार्य करना या फिर किसी आशय को उद्देश्य बना के उस कार्य को करना या फिर कोई पूर्व योजना बनाकर आपराधिक मनोवृत्ति लेकर किसी अपराध को करना, यह भी अपराध के कारक तत्वों में है। योजना का कार्यान्वयन, पहले आप गलत मंशा व्यक्त करिए या किसी गलत आशय से किसी को ठेस पहुंचाइए या समाज को क्षति पहुंचाइए और उस योजना का कार्यान्वयन करिए, तो यह भी अपराध के कारक तत्वों में गिना जाता है। और अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण जो कारक तत्व है वह क्षति, यानी कि अपराध, कोई भी अपराध अपराध तभी माना जाएगा जब उससे किसी को क्षति होगी। जब तक क्षति नहीं है तब तक वह अपराध के कारक तत्वों में गिना नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं अपराध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अपराध दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक संज्ञेय अपराध होता है और एक असंज्ञेय अपराध होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इनकॉग्निजेबल ऑफेंस।
अगर संज्ञेय अपराध की बात करें तो ऐसे सभी अपराध जिनमें अपराधी को बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सके संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। ये सभी अपराध गंभीर अपराध होते हैं, जैसे चोरी हुआ, लूट हुआ, डकैती हुआ। अब आप जानते हैं कि चोरी को जो भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है वह धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है, और चोरी के लिए दंड का जो प्रावधान है वह धारा 380 में किया गया है। लूट के लिए आईपीसी की धारा 390 में इसको परिभाषित किया गया है कि लूट किसे कहा जाएगा, और इसके लिए दंड का जो प्रावधान होगा वह धारा 392 में है। डकैती के लिए दोस्तों आईपीसी की धारा 395 में डकैती को परिभाषित किया गया है, और डकैती के लिए जो दंड का प्रावधान है वह धारा 397 में किया गया है। अब देख लेते हैं असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो ऐसे सभी अपराध जिसमें अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत पड़ी या जिसके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया जाए, ऐसे सभी अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। एक नज़र हम आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर देख लेते हैं दोस्तों। आईपीसी क्या है? आईपीसी का पूर्ण रूप है इंडियन पिनल कोड, जो एक दंड विधान है जिसमें दंड की परिभाषा और सजा का प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी क्या है दोस्तों? सीआरपीसी का पूर्ण रूप है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुलिस प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही सम्मिलित हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक और हिस्टोरिक बातें जो भारतीय दंड संहिता 1860 से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ बेसिक बातों को। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 23, और धारा की संख्या कितनी है? 511। भारतीय दंड संहिता 1860 का सबसे बड़ा अध्याय जो है वह अध्याय 17 है, जिसमें धारा 378 से लेकर धारा 462 तक के विषयों को रखा गया है, और अध्याय 17 में संपत्तिवाद का वर्णन मिलता है। भारतीय दंड संहिता 1860 का जो सबसे छोटा अध्याय है वह है अध्याय 23, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धारा 511 को रखा गया है, और इसमें अपराधों को करने के विषय में जो प्रावधान है उसका वर्णन मिलता है दोस्तों। प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ वह 1834 में हुआ, या आप ऐसे कह सकते हैं जो फर्स्ट लॉ कमीशन या प्रथम विधि आयोग जो बना वह 1834 में बना, और इसकी स्थापना का आधार 1833 का चार्टर अधिनियम था। और आप जानते हैं कि 1833 में सबसे बड़ा कार्य क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और उस समय जो तत्कालिक गवर्नर जनरल थे भारत के वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाने तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये वही मैकाले हैं जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है, और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1834 से लेकर 1838 तक था। स्वतंत्रता पश्चात के बाद जो प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ वह वर्ष 1955 में हुआ, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने वो एम.सी. सीतलवाड़ जी बने। इसके बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों। पिछली बार जब यूपीएसआई 2016 का पेपर हुआ था तब भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? एम.सी. सीतलवाड़। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाले आगामी परीक्षा में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यानी 2021 में विधि आयोग का कौन सा क्रम चल रहा है? तो 2021 में विधि आयोग का क्रम 22वां चल रहा है, और इसके अध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं किए गए हैं। इससे पहले दोस्तों 2018 तक 21वां विधि आयोग प्रावधान में रहा, और इस 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो दलबीर सिंह चौहान जी थे। ठीक है, अब आईपीसी के लागू होने का प्रावधान देख लेते हैं दोस्तों। तो ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता लाया गया, और यह लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जब भारतीय दंड संहिता 1860 लागू हुआ था दोस्तों, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर से संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू हो गया था। अब एक प्रश्न और बनता है, सबसे हाल ही में यह करंट मुद्दा भी रहा है कि कब से आईपीसी पूरे भारत में लागू हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर सहित इंडियन पिनल कोड कब से पूरे भारत में लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। याद रखिएगा, अब आईपीसी पूरे भारत में लागू है। इससे पहले आईपीसी जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू हुई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी पूरे भारत में लागू है। इससे पहले अगर जम्मू कश्मीर में दोस्तों आईपीसी नहीं लागू था 31 अक्टूबर 2019 से पहले, तो फिर जम्मू कश्मीर में यदि अपराध होते थे या अपराध की श्रेणी में कोई कार्य होते थे तो उसकी सुनवाई किस आधार पे होती थी? तो यह सुनवाई होती थी रणवीर पेनल कोड के आधार पे।
जो 1932 में जम्मू कश्मीर में लागू की गई और 2019 तक कार्यान्वयन हुआ। गोवा, पांडिचेरी और दमन दीव में आईपीसी कब लागू हुआ? दोस्तों, गोवा, पांडिचेरी और दमन दीव ये बाद में स्वतंत्र हुए और इसीलिए यहाँ पे जो आईपीसी लागू हुआ वह सबसे बाद में लागू हुआ। और कब लागू हुआ? 10 अक्टूबर 1963। याद रखिएगा, पूरे भारत में आईपीसी कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जबकि गोवा, पांडिचेरी और दमन दीव में आईपीसी कब लागू हुआ? तो 10 अक्टूबर 1963 को। आगे बढ़ते हैं। भारत के समान ही अन्य देश जहां पर दंड संहिता का प्रावधान है, तो याद रखिएगा कि भारत के जो पड़ोसी राज्य देश हैं वहां पर भी भारत के समान ही दंड संहिता का प्रावधान है, जहां पे दंड के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। उनके प्रारूप अलग हो सकते हैं दोस्तों, पर दंड संहिता का जो प्रावधान है वह भारत के समान ही है। तो ये इन देशों के बारे में जान लेते हैं। तो इन देशों में सम्मिलित देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका। आईपीसी 1860 को एक अन्य उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको सबसे पहले ताज-इरात-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद हो, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी गोलमाल, जिसमें जब जज साहब उसे फैसला सुनाते हैं तो यही कहते हैं कि ताज-इरात-ए-हिंद के तहत 1860 के तहत इसे यह फैसला सुनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि आईपीसी 1860 का एक अन्य उपनाम है ताज-इरात-ए-हिंद, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीसी 1860 अध्याय 1 के बारे में। तो अध्याय 1 में हमें धारा 1 से धारा 5 तक की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं दोस्तों धारा 1 में क्या प्रावधान किया गया है। आईपीसी के अध्याय 1 के धारा 1 में संहिता का नाम व विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों, संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र क्या होगा, इसी का प्रावधान धारा 1 में किया गया है। और आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 से जो भारतीय दंड संहिता है उसका विस्तार पूरे भारत में है, यानी कि 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पूर्ण रूप से विस्तार है। धारा 2 क्या कहती है दोस्तों? धारा 2 हमें बताती है आईपीसी की कि भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर होने वाले अपराध के लिए व्यक्ति जो अपराधी है उसे दंड आईपीसी के अनुसार दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर यदि कोई अपराध होता है और जो अपराधी व्यक्ति है उसे जो दंड दिया जाएगा वह आईपीसी के अनुसार ही दिया जाएगा, भारतीय दंड संहिता के आधार पर ही दिया जाएगा, ना कि किसी अन्य प्रावधान के आधार पर। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को या अपराध किए हुए व्यक्ति को दंड भारतीय दंड संहिता 1860 के आधार पर ही मिलेगा। धारा 3 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 3 क्या कहता है? तो धारा 3 हमें बताता है कि भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर किए गए अपराध पर उसी प्रकार का कृत्य माना जाएगा कि यह अपराध भारत में हुआ है और दंड आईपीसी के अनुसार ही दिया जाएगा। अर्थात कि यदि कोई व्यक्ति भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर जाकर कोई अपराध करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने यह अपराध भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर किया है और उसे जो दंड मिलेगा वह भारतीय दंड संहिता या आईपीसी के आधार पर ही मिलेगा। सीधा सा उदाहरण है दोस्तों, यदि आप भारत के रहने वाले हैं और आप सऊदी अरेबिया में जाकर किसी की हत्या कर दीजिए तो आपको जो दंड मिलेगा वह भारतीय दंड संहिता के आधार पर ही मिलेगा और इसके लिए आप पे दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, और वह भी भारत आने पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाहे अपराध आप भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर करें या भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर, आईपीसी के अध्याय 1 में धारा 1 से 5 तक इन बातों को पूरी तरह से विस्तार रूप से बताया गया है कि आपको जो दंड मिलेगा वह आईपीसी के अनुसार ही मिलेगा यदि आप भारत के नागरिक हैं। धारा 4 क्या बताती है दोस्तों? तो धारा 4 हमें भारतीय क्षेत्र के बारे में बताती है, यानी कि भारत की सीमा से बाहर किसी जलयान, वायुयान आदि पर जो अपराध होता है उसे भी भारतीय दंड संहिता के आधार पर ही दंडित किया जाएगा। या भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र बनाकर नुकसान कोई व्यक्ति पहुंचाता है तो भी उसे आईपीसी की धारा 4 के तहत दंड दिया जाएगा। धारा 5 क्या कहती है दोस्तों? तो आईपीसी में की गई कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह या परित्याग को दंडित करने वाली किसी अधिनियम या उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। धारा 5 में हमें यह बताया गया है कि आईपीसी जो बात निमित्त करती है या आईपीसी में जिन बातों का प्रावधान है वह भारत सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह करने पर या परित्याग को दंडित करने वाली किसी भी अधिनियम के उपबंधों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। अब अध्याय 2 से हम दोस्तों कल डिस्कस करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।